नमस्कार साथियों, सुबह सुबह ससमय हम सब उपस्थित हैं। आभार इसके लिए। आज इस विशेष प्रेस वार्ता में न केवल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की आवाज, संपूर्ण बिहार के विपक्ष की आवाज, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया के चेयरपर्सन, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के आदरणीय सुप्रिया श्रीनेती जी आपसे सीधा संवाद करेंगे विशेष विषय पे। इस मंच पे हमारे साथ हैं, लगातार बिहार में रह के काम कर रहे हैं हमारे बड़े भाई, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से बिहार के लिए मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाए गए अभय दुबे जी हमारे साथ हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष सम्मानित जितेंद्र गुप्ता जी इस मंच पे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सोशल मीडिया की ओर से बिहार के प्रभारी बनाए गए प्रणव जी मंच पे हैं। सोशल मीडिया के चेयरमैन सौरभ सिन्हा जी मंच पे हैं। नेत्री अचला सिंह जी। आदरणीय सुप्रिया श्रीनेती से पहले मैं अनुरोध करूंगा अपने अभय दुबे जी से जो आपसे संवाद करें, फिर आदरणीय सुप्रिया श्रीनेती जी विस्तृत आपसे बात करेंगे। प्रिय पत्रकार साथियों, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभागार में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस देश की मुखर और ख्यातनाम आवाज, इस देश के जन सरोकारों पर अपनी बात मुखरता से रखने वाली, सच्चाई के प्रशस्त मार्ग पर चलकर सत्ताधारियों को रास्ता दिखाने वाली एक शख्सियत हम लोगों के बीच है। हमारा सौभाग्य है कि आज वो सदाकत आश्रम में है। बीते दिनों जब हमने सुप्रिया जी से बात की, उन्होंने एक ही शब्द कहा कि अभय जी, जब भी मैं बिहार के समाचार पढ़ती हूं दिल द्रवित हो जाता है, मन में आक्रोश सा है कि इन सत्ताधारी दलों ने सत्ता की भूख के लिए बिहार का क्या हाल कर दिया। और हमने अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि मैं जरूर जो मैं महसूस कर रही हूं उन विचारों को व्यक्त करने के लिए पत्रकार साथियों के सम्मुख जरूर आऊंगी। तो हमारा सौभाग्य, मैं आग्रह करता हूं सुप्रिया श्रीनेती जी से कि वे इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। मुझे चाहिए। बहुत धन्यवाद अभय जी, बहुत धन्यवाद सम्मानित मंच को। आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। बिल्कुल सही कहा, बिहार की खबरें पढ़ो तो वाकई में रूह कांप जाती है और समझ में नहीं आता कि आधी आबादी के साथ, कारोबारियों के साथ, बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ हो क्या रहा है बिहार में। और उस पर अभी मैं डिटेल में जरूर बात करूंगी, आंकड़ों के साथ बात करूंगी, क्योंकि बिना आंकड़ों के हवाई बात करने की ना हमारी आदत है और ना हम लोग तोहमत लगाते हैं। लेकिन आज एक और बड़ा मुद्दा है जो कि दिखा रहा है कि बिहार में हो क्या रहा है। सत्ता में जो काबिज हैं उन्होंने मर्यादा की, उन्होंने नैतिकता की, उन्होंने सार्वजनिक जीवन में लोक लाज की धज्जियां उड़ा दी हैं। और मैं बिल्कुल बात कर रही हूं एक ऐसे मामले की जो ना सिर्फ गैर कानूनी है लेकिन मर्यादा के तार तार करता है। और वो मामला है बिहार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा और नकली दवा सप्लाई करने के आरोप में, जहां पर वो दोषी पाए गए हैं। एक मंत्री है बिहार की सरकार में जो शहर का विकास करते हैं वो, लेकिन नकली दवाइयां बना रहे हैं। और नकली दवाई का मतलब है कि आप लोगों के स्वास्थ्य के साथ, परिजनों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आप पर आरोप नहीं है, आप दोषी पाए गए हैं। और एक जमाना था जब आरोप लग जाता था तो आरोपी तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देता था, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में मर्यादा, नैतिकता और लोक लाज, लोक शर्म से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता। आज बेधड़क बेखौफ जीवेश मिश्रा जी जो हैं वो मंत्री बने हुए हैं
उनको पूरा पूरा संरक्षण तथा कथित करप्ट डबल इंजन की सरकार दे रही है और वो निडरता से मंत्री बने हुए हैं। कोई लोक लाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है कि आपकी हो सकता है जो नकली दवाइयां थी उससे लोगों की मौत हो गई। और मैं थोड़ा सा रिवाइंड करके इस पूरे मामले की हल्की सी पृष्ठभूमि रख देती हूं आपके सामने, क्योंकि ये वीडियो तमाम, ये प्रेस वार्ता तमाम वो लोग देखेंगे जो डे टू डे आपकी तरह फॉलो नहीं कर रहे हैं। जीवेश मिश्रा जी ऑल्टो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसके निदेशक थे। राजस्थान में ड्रग इंस्पेक्शन में पाया गया कि उनकी टैबलेट सिप्रोलिन 500 नकली है, वो गुणवत्ताओं पे खरी नहीं उतर पाई और इसके चलते वो और उनकी कंपनी दोषी पाई गई। आपकी जानकारी के लिए जिन धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं उनका जरा सा विवरण कर देती हूं। धारा 16(1) बताती है कि अगर दूसरी सूची में गुणवत्ता पाई ना जाए तो ड्रग नकली मानी जाएगी। धारा 17 बताती है कि नकली ड्रग का मतलब यह होता है कि अगर कोई चर्चित ड्रग है उसका नाम चुराकर या उस तरह की बनाकर बिना मानक पे खरे उतरे कोई ड्रग बेच रहा है वो नकली है। धारा 18 बताती है कि निर्माण और बिक्री पर रोक कैसे होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसी दवा नहीं बेच सकता जो जिसकी गुणवत्ता ठीक ना हो, जो नकली हो या जो गलत ब्रांडिंग से बेची जा रही हो, और इन सब पर वो दोषी पाए जा रहे हैं। असलियत यह है कि इन सब पर दोषी पाए जाने के बाद जिस तरह की सजा उनको हो सकती थी, वो 1 साल से 3 साल के लिए जेल जा सकते थे, 20,000 का उन पर जुर्माना लग सकता था। अन्य धाराओं में वो 3 महीने से 1 साल तक जेल जा सकते थे, वहां पर भी आर्थिक जुर्माना था। जानकारी नहीं देने पर अलग से सजा है, रिकॉर्ड ना देकर जानकारी छुपाने पर 1 साल की जेल या 1 लाख तक का जुर्माना है। लेकिन क्या हुआ? नीतीश बाबू के मंत्री, नरेंद्र मोदी जी के चहेते एक ऐसे व्यक्ति का क्या हुआ? क्या उनको सजा मिली? आपको सुनकर आश्चर्य होगा और यह अगला सवाल जरूर उठेगा कि अगर आपके किसी व्यक्ति से ऐसा हुआ होता तो वो क्या करते। राजस्थान की अदालत ने जीवेश मिश्रा सहित 9 लोगों को दोषी ठहराया और अदालत ने उन्हें जेल भेजने के बजाय प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के अंतर्गत एक प्रोबेशन ऑफिसर उनके ऊपर रख दिया। कोई निगरानी करेगा उनकी। सुधार की संभावना जब होती है तो जेल नहीं भेजा जाता, एक व्यक्ति उनकी निगरानी करेगा। जुर्माना लगा दिया गया 20-20 हजार रुपए का और उसके बाद एक ऑफिसर रख दिया गया कि यह निगरानी करेगा और इस अवधि में वो कोई अपराध नहीं कर सकेगा। ये समाज सेवी ऑफिसर कौन है? ये बहुत बड़ा सवाल अभी उठेगा और हम उठाएंगे। लेकिन इन सब में सवाल यह है कि इसका मानवीय पक्ष कहां है, इसका मर्यादा कहां है, इसकी नैतिकता कहां है। अब चीफ मिनिस्टर जी कितना इस मामले को अब समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, यह मैं आपके विवेक पर छोड़ देती हूं। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं, लेकिन बाकी लोग तो समझ ही रहे हैं कि मंत्री जी ने क्या किया है और वो बेखौफ मंत्री बने हुए हैं। आप मुझे बताइए, अगर आपके किसी जानने वाले की कंपनी में नकली दवाइयों के मामला पकड़ा जाता और दोषी सिद्ध होता तो ऐसे ही छोड़ दिया जाता प्रोबेशन ऑफिसर डालकर, वो ऐसे ही अपने पद प्रतिष्ठा पर बैठा रहता। किसी की जान से व्यापार करना कहां तक उचित है? और क्योंकि वो मंत्री है, क्या इसलिए वो कानून से ऊपर है? जिन परिजनों ने ये दवा ली, जिनके घर वालों को इससे नुकसान हो गया और संभवतः किसी की जान चली गई, उसका उत्तरदायी, उसको उत्तर कौन देगा? उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? हमारी इस मंच से कुछ मांगे हैं और हमारी पहली मांग है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति की जवाबदेही ज्यादा तय होनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप दोषी पा लिए गए, आप नैतिकता से उस पर नहीं रह सकते। असलियत यह थी कि अगर 1 से 3 साल में आपको 2 साल से ज्यादा की सजा होती तो आप सार्वजनिक जीवन से ही बाहर हो गए होते, लेकिन वो नहीं हुआ। आपको प्रोबेशन ऑफिसर दिया गया।
स्वास्थ्य मंत्रालय और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ये जरूर बताए कि ये जो अवैध ड्रग्स पाई गई इसके बाद क्या कदम उठाए गए, कितनी कंपनी सील हुई, क्या हुआ फैक्ट्रीज का, कितनी दवाई जब्त की गई, कितनी और दवाइयों की जांच हुई, ये कहां तक फैला हुआ मायाजाल है। और जैसा कि मैं बार बार कह रही हूं, अगर ये किसी आम नागरिक ने किया होता तो क्या उसके साथ भी यही रुई के फाहे की तरह ट्रीटमेंट होता या उसको जेल में डालकर जवाबदेही तय होती कि तुम्हारी दवाई से लोग बीमार पड़े या लोगों की संभवतः मृत्यु हुई। एक नजीर बनानी जरूरी है क्योंकि मिलावटी दवा का मामला बहुत संगीन है, बहुत गंभीर है, और खास तौर से तब जब वहां पर एक रसूख वाला, एक प्रभावशाली मंत्री इन्वॉल्व हो और दोषी हो। मेरा तो सवाल यह होता नीतीश जी से, अगर वो समझ के इसका जवाब दे पाते कि आपने कौन सा प्रोबेशन ऑफिसर लगाया है, वो क्या निगरानी कर रहा है, वो मंत्री जी के साथ रहता है, वो उनके कंडक्ट को देखता है, उनके बिजनेस को देखता है, वो क्या कर रहा है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और बहुत सारे ऐसे सवाल बिहार के ही नहीं, बिहार के बाहर की भी उस जनता के मन में है जहां पर ये दवाइयां गई। लेकिन अब मैं उस मुद्दे पे बात करना चाहती हूं जिसकी बात करते करते कभी कभी रूह कांप जाती है, कभी कभी गला रूंध जाता है। लेकिन अखबार उठाओ और बिहार से रक्त रंजन की तस्वीर ना आए, यह हो नहीं सकता है। 2025 का यह वर्ष है, आजादी के 7 दशकों से ज्यादा बीत चुके हैं और आज भी दिन दहाड़े हत्याओं का सिलसिला बिहार में जारी है। असलियत यह है कि बिहार की हत्याओं से यह देश दहला हुआ है। और बिहार में न सिर्फ कारोबारियों की, जिस पर अभी मैं विस्तृत चर्चा करूंगी, लेकिन जो महिलाओं के साथ हो रहा है। मैं बोल नहीं सकती हूं कि जब मैंने मुजफ्फरपुर की उस खबर का पढ़ा जहां पर 20 चाकू एक बेटी को मारे गए और वो 8 घंटे तक अस्पताल के बाहर पटना में इंतजार करती रही इलाज का और उसने दम तोड़ दिया, क्या बीती होगी इस देश की आधी आबादी पर। क्या यह देश महिलाओं का नहीं है? क्या यह देश आपकी बेटियों का, आपकी बहनों का, आपके घर की महिलाओं का नहीं है? क्या यह प्रदेश सिर्फ और सिर्फ गुंडा राज में आगे रहेगा? लेकिन मैं सिलसिलेवार तरीके से कुछ घटनाओं का जिक्र इसलिए करना चाहती हूं क्योंकि यह एक पिक्चर दिखा रहा है बिहार की। यह दिखा रहा है बिहार में दिन दहाड़े क्या हो रहा है। न बच्चे सुरक्षित है, न महिलाएं सुरक्षित है और न कारोबारी सुरक्षित है। हम इस मंच से कई बार बेरोजगारी पर, पलायन पर आवाज उठा चुके हैं। कौन करेगा आखिर निवेश? जो नौकरी बनाने वाले लोग हैं, जो धंधा पानी करने वाले लोग हैं, अगर उन कारोबारियों को चुन चुन के मारा जाएगा और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी और दिन दहाड़े बिहार में रक्त रंजन होगा, लहूलुहान होंगी यहां की सड़कें, तो कौन आकर करेगा निवेश बिहार में? कल की खबर, बालू के कारोबारी रमाकांत यादव जी, उनके घर पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके पहले उनकी भाई की हत्या कर दी गई थी। गोपाल खेमका जी, इस केस ने दुनिया भर में यह तस्वीर पहुंचाई है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। मगध अस्पताल के मालिक, जिस तरह से उनकी गोली मारकर हत्या हुई और उससे पहले उनके बेटे की हुई थी। अंजनी सिंह जी, पटना के जमीनी कारोबारी, उनकी जिस तरह से रात में बदमाशों ने गोली मार के हत्या कर दी और हाईटेक हथियार लेकर अपराधी चल रहे हैं। कोई चेक करने वाला नहीं है बिहार में। कहां से आ रहे हैं अपराध? कौन सप्लाई कर रहा है? बिहार के हर व्यक्ति को लाइन में लगा दिया है। अपना प्रमाण पत्र दिखाओ, अपनी पहचान दिखाओ, अपनी नागरिकता सिद्ध करो। लेकिन अपराधी बेधड़क है, अपराधी बेखौफ है, अपराधियों के पास हथियार कहां से आ रहे हैं यह पता ही नहीं है। रजी अहमद उर्फ नन्नू मियां, मालेगांव के रहने वाले जमीन कारोबारी, उनकी हत्या। विनय गुप्ता जी, किराना व्यवसायी, नवगछिया बाजार में उनकी गोली मारकर हत्या। रमेश चंद्रा जी, मार्च में मुजफ्फरपुर में मिट्टी के कारोबारी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। संजय अग्रवाल जी, नामी ज्वेलर थे, उनकी दर्दनाक मौत हुई क्योंकि गोलियों से उनको भून दिया गया था। सुरभि, जो एशिया अस्पताल की संचालिका थी,
उनके चेंबर में घुसकर उनको गोली मारी गई। विनोद मेहता भागलपुर के जो कपड़ा कारोबारी थे, उनकी नृशंस हत्या हुई। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, बिहार का जो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए पुलिस आला कमान है, उनके सामने पटना में बोरिंग कैनाल में दिन दहाड़े 8 राउंड फायरिंग के होते हैं और पटना की सरकार, बिहार की सरकार सुई टपक सन्नाटा, कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है। इस तरह से अपराध है, इस तरह से रक्त रंजन है, इस तरह से लहू बहाया जा रहा है, कोई कहने वाला नहीं है। एक दिन नहीं बीतता है जब बिहार के अखबार में किसी बच्ची का रेप, किसी बच्ची की हत्या, किसी छोटे बच्चों के साथ कुकर्म सामने नहीं आते। और ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये मोदी जी कह रहे हैं बिहार के मामले में, क्योंकि ये मोदी सरकार की एनसीआरबी के आंकड़े कोट कर रही हूं आपको। ये कांग्रेस दफ्तर में रिसर्च के आंकड़े नहीं है, ये केंद्र की एजेंसी एनसीआरबी के आंकड़े हैं और वो पूरी तरह से साफ है कि 2006 से 2022 के बीच में बिहार में क्या हुआ है। 2022 से लेकर 2022 के बीच में 323% वृद्धि हुई है अपराध के मामलों में। इसका संज्ञान कौन लेगा, इसका जवाब कौन देगा? सुशासन बाबू का जो ओढ़े रहते थे, उस पर कौन जवाब देगा? बिहार राज्य उत्तर प्रदेश के बाद हत्या के मामलों में दूसरे नंबर पर है। हत्या की कोशिश के मामले में बिहार पूरे देश में दूसरे नंबर पे है। बिहार में हत्या, बलात्कार, अपहरण, फिरौती, डकैती के मामले 200% से ज्यादा बढ़े हैं। महिला अपराध, और इसके बारे में भी मैंने चर्चा की थी, 336% की वृद्धि हुई है इस दौरान। और इनमें से 1,17,000 से ज्यादा मामले आज भी अदालतों में लंबित हैं। महिलाओं का सम्मान खोखले दावों से नहीं होता है, उनको सुरक्षित रखकर होता है। महिला अपहरण में 1000% से ज्यादा की वृद्धि। बच्चों के विरुद्ध अपराध में करीब 62,000 से ज्यादा बच्चे कुकर्म और दुष्कर्म का शिकार हुए। दलित उत्पीड़न के मामले में बिहार इस देश में नंबर 2 पर है। तो ना आप महिलाओं को सुरक्षित रख पा रहे हैं, ना बच्चों को रख पा रहे हैं, ना कारोबारियों को रख पा रहे हैं, ना दलित, पिछड़े, आदिवासियों को सुरक्षित रख पा रहे हैं। आप सुरक्षित किसको रख रहे हैं? आपके राज्य में सबसे सुरक्षित वो जघन्य अपराधी है जो आपके साथ मिलकर ये कर रहा है, आपके संरक्षण के चलते ये कर रहा है। लंबी एक फहरिस्त है, चाहे वो बक्सर की घटना हो, सहरसा की हो, पटना की हो, नालंदा की हो, आरा की हो, तमाम ऐसी घटनाएं, चाहे वो बेतिया हो, कटिहार हो, मुंगेर हो, जहां पर महिलाओं के साथ अपराध हुआ, जहां पर कारोबारियों के साथ अपराध हुआ, जहां पर दिन दहाड़े हत्याएं हुई। लेकिन आज भी आरोपी, आज भी जो लोग जिन्होंने इसको अंजाम दिया, वो फरार है। 2-4 शूटर को पकड़कर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। ये साजिश कौन रच रहा है, इनके पीछे कितने बड़े बड़े अपराधी खड़े हैं, उनसे कोई सारोकार नहीं है। मैंने बच्चियों के साथ मुजफ्फरपुर की चर्चा की थी। छपरा, बेतिया, सीतामढ़ी, बगहा, अररिया, मुंगेर का कौन सी ऐसी जगह है जहां पर महिलाएं सुरक्षित है? तमाम ऐसी घटनाएं हैं जहां पर गैंग वॉर हो रही है। पिक्चरों में जो दिखाया जाता था वो बिहार में आज हो रहा है और बिहार की सरकार को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बिल्कुल जमीनी हकीकत से बिहार की सरकार उखड़ी हुई है, कोई लेना देना नहीं है। बहुत संघर्षों के बाद शांति आई थी और आज बिहार में ना महिला सुरक्षित है, ना बच्चे सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना कारोबारी सुरक्षित है। तो सुरक्षित है कौन? सबसे ज्यादा सुरक्षित बिहार में दामाद जी का कुत्ता है। और यह विडंबना है, मैं इसको हंसकर नहीं बोलना चाह रही हूं, यह विडंबना है। सांसद जी का कुत्ता खो गया था, सारे जिले का पुलिस और प्रशासन जुट गया, कुत्ता मिल गया। मुझे कुत्तों से बहुत प्यार है, खुशी हुई मिल गया। लेकिन इसी तल्लीनता से, इसी प्रतिबद्धता से काश आप बिहार के बच्चों को, बिहार की महिलाओं को, बिहार के युवाओं को, बिहार के कारोबारियों को बचा पाते। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कुत्ता मिल गया, अच्छी बात है। लेकिन सारा प्रशासन जुट गया तो कुत्ता मिल गया। क्या प्रशासन कारोबारियों के लिए नहीं है? क्या प्रशासन महिलाओं के लिए नहीं है? क्या प्रशासन बच्चों के लिए नहीं है?
किसके लिए चल रही है ये सरकार? ये सरकार कुछ दामादों के लिए चल रही है जिनकी आयोगों में भर्ती है, जिनके कुत्ते खो जाते हैं। ये सरकार उनके लिए चल रही है जो कि लगातार अपराध कर रहे हैं, उनको संरक्षण मिल रहा है, वो दूसरा अपराध करते हैं, क्योंकि सरकार शूटर को पकड़कर अपनी पीठ थपथपाती है। अभी जब मैं बोल रही हूं तो मुझे यह संज्ञान में ला रहे हैं कि आज बीती हुई रात को पटना में किराना कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटना बिहार की राजधानी है और पटना की सड़कों पर गोलियां ऐसे चल रही हैं जैसे बच्चे कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेल रहे हो वीडियो पे। ये कैसे स्वीकार्य है और ये कैसे माना जा सकता है? और सुशासन की जो बात करते हैं वो बताएं कि बिहार जो है वो अपराध और रक्त रंजन से क्यों भर चुका है। सीधी बात यह है, आप लोगों के सवाल का इन दो मुद्दों पर मैं स्वागत करती हूं। जीवेश मिश्रा जी का दोषी पाए जाना और पूरी बेशर्मी से उनका मंत्री बने रहना, और जो रक्त रंजन बिहार में हो रहा है, आप लोगों के ऊपर क्या बीतती है मैं ये सोच सकती हूं, क्योंकि जब हम दिल्ली या कहीं और रहते हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है खबरों का, तो जरूर लगता है हो क्या रहा है बिहार में। एक सवाल था कि अभी आपने जीवेश मिश्रा जी की जो नकली दवाई बनाने के ऊपर आपने आरोप लगाया, आपने अपनी बात स्टार्ट करने से पहले आपने बोला कि आप लोग जो है आंकड़ों पे बात करते हैं। क्या आपके पास आंकड़े हैं कि उनकी दवाइयों से कितने लोग प्रभावित हुए, कितने लोगों की मृत्यु हुई है? मेरे पास यह आंकड़ा नहीं कितने लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन अगर कोर्ट ने उनको दोषी पाया है, यह सवाल तो देखिए तभी उठ जाता जब वो आरोपी थे। अगर पहले की सरकारें होती और पहले की मर्यादा होती जो सार्वजनिक जीवन में 2014 से पहले होती थी, तो जरूर उनका इस्तीफा ले लिया गया होता आरोप लगने पर। अगर आप सार्वजनिक जीवन पर हैं तो आपके ऊपर अगर लांछन लगेगा तो आप अपने आप को उस पद से हटा लेते हैं जिससे कि प्रक्रिया पूरी है। तो दोषी पाए गए 9 लोगों के साथ, कोर्ट ने दोषी पाया है, नकली दवाइयों का दोषी पाया है। नकली दवाई खाकर क्या होता है इसका सब आप लोग परिणाम जानते हैं। कोर्ट ने दोषी पाया है, कोर्ट ने प्रोबेशन ऑफिसर उनको दे दिया है। बंदी के दौरान जो महिलाओं के साथ राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा एम्बुलेंस के साथ 1990 के दशक के याद दिलवाया गया, या स्कूटी पर जा रहे महिलाओं के साथ हाजीपुर में उनके साथ हुड़दंग किया गया, हुर्रे की आवाज आई। तो ये महागठबंधन की सरकार आने 2025 की बात होगी, इस चुनाव की बात होगी, बिहार में जो बेटियों के साथ हो रहा है उसकी बात होगी। और इसलिए होगी क्योंकि बिहार में आंकड़े चीख चीख कर एक तस्वीर बता रहे हैं। बिहार में महिला अपराध के जो आंकड़े हैं उसमें कुल 2,21,729 महिलाएं जघन्य अपराध की भेंट चढ़ी हैं। अदालत में जो मामले लंबित हैं वो 98% है। मेरा अपना मानना है कहीं पर भी महिला हो, उनकी रैली में हो, हमारी रैली में हो, सड़क पे हो, संस्था में काम करती हो, महिला सुरक्षा सर्वप्रथम है, उसको प्रायोरिटी बनानी चाहिए। मेरी सार्वजनिक जीवन में हर कार्यकर्ता से, हर व्यक्ति से अपील है, देश की आधी आबादी को सुरक्षित बनाने का काम सिर्फ आधी आबादी नहीं कर सकती है, आपको भी उतना ही करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी घटनाएं हुई हैं तो बिल्कुल गलत है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन आंकड़े जो बिहार की तस्वीर बता रहे हैं, और सवाल सत्ता से पूछना हम कब शुरू करेंगे? जब सत्ता से सवाल पूछो तो प्रत्युत्तर जरूर आता है, जवाबदेही तय नहीं होती है। सत्ता आपके पास है, संसाधन आपके पास है, पुलिस आपके पास है, प्रशासन आपके पास है, अस्पताल आप चला रहे हैं और बेटियां 8-8 घंटे अस्पताल के बाहर दम तोड़ रही हैं। प्रशासन और पुलिस आपके पास है, दामाद जी का कुत्ता ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन बेटी को न्याय नहीं मिलता है। इसलिए सत्ता से सवाल, जब चुनाव के मुहाने पर आज हम आए हैं तो सत्ता को कटघरे में खड़ा करके सवाल पूछना जरूरी है। आपने बेटी की बात कह रही है, मुजफ्फरपुर वाली जो पीड़िता थी, लेकिन एक समय था जब शुरुआत में कांग्रेस उस आवाज को काफी ज्यादा बुलंद की थी, लेकिन अब धीरे धीरे कांग्रेस भी शांत हो गई। मुझे नहीं लगता हम शांत हो गए। मुझे लगता है कि दो पहलू होते हैं किसी भी चीज के। किसी भी पीड़ित परिवार को आप सिर्फ पीड़ित परिवार बनाकर उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। जो संवेदनशील लोग होते हैं वो ये भी समझते हैं कि वो पीड़ित परिवार, उसमें पिता है, उसमें मां है, उसमें भाई है, उसमें संभवतः और बहनें होंगी, वो कितनी दहशत में हैं ये समझना भी जरूरी है।
और संवेदनशीलता से हो सकता है बात थोड़ी धीमे स्वर में की जाती हो, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। आप बिहार की बात कर रहे हैं, इसकी चर्चा दिल्ली और महाराष्ट्र तक है। मैं मुंबई में थी हफ्ते भर पहले, और जब वहां पर महिलाओं की बात शुरू हुई तो लोगों ने इस बात का जिक्र किया, और मैं इस बात को कतई स्वीकार नहीं कर सकती हूं कि एक बच्ची का पहले रेप होता है, उसके ऊपर जानलेवा हमला किए जाते हैं, एक बार नहीं 20 बार, उसको घंटों तक पटना नहीं लाया जाता है। और आपको पता है क्यों नहीं लाया गया? यहां पर मान्यवर की रैली थी, और उसके बाद वो अस्पताल के बाहर 8 घंटे एम्बुलेंस में रहती है। आप लोगों ने न्याय कोई और सवाल पूछेगा क्या? न्याय दिलाने की बात की थी, क्या उनके परिवार को न्याय मिला? राजद के कार्यकर्ताओं से द्वारा कहा जा रहा है कि पूरा बाल साफ करो, ये वो माननीय विधायक जी से आपको मुझे ऐसा लगता है किसी ने अगर ऐसा कुछ कहा होगा, ये सब बेकार की बातें हैं। 2025 में चुनाव के मुद्दे पूरी तरह से तय हैं, और चुनाव का मुद्दा है बिहार की जो बदहाली हुई है, चुनाव का मुद्दा है बिहार में रक्त रंजन, चुनाव का मुद्दा है बिहार में जिस तरह का भ्रष्टाचार बढ़ा है, और चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा यह भी है कि क्या यहां के मुख्यमंत्री जी उसका संज्ञान लेने की अवस्था में हैं, उस पर कुछ करने की अवस्था में हैं या नहीं। धन्यवाद। देखिए, मैं इसमें जो कलर आप देना चाह रहे हैं उस कलर में नहीं पढ़ूंगी, मैं उस कलर में बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। मैं अपराध का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि जो सवाल आप उठा रहे हैं वो आप और प्रतिबद्धता से उठाइए। ये आंकड़े बताते हैं कि बिहार में क्या हो रहा है, और ये आंकड़े अपने आप में गवाही दे रहे हैं कि कितना सुरक्षित इस समय बिहार है, और किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया है यहां पर। तो आपके सवाल का जवाब मैंने आंकड़ों से दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।